नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर हाइलाइट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो रिसेंटली हेल्ड हुई थी 6 ऑफ जून 2026 को। इसे अनाउंस किया गया था गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी के द्वारा, जो कि 26 गवर्नर हैं आरबीआई के। मीटिंग की डेट थी 3, 4, 5 ऑफ जून और इसको अनाउंस किया गया था 6 ऑफ जून को। मेजर हाईलाइट ये है कि रेपो रेट को अनचेंज रखा गया है, जो कि 5.25% है। अब देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एमपीसी की, यानी इसकी स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंडेट और रोल। इसके बाद देखेंगे कंपोजिशन, जून 2026 में कौन से 6 मेंबर थे एमपीसी में। फिर आएंगे डिप्टी गवर्नर्स पर। आरबीआई के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसके बाद समझेंगे पॉलिसी रेट, यानी पूरा एलएएफ कॉरिडोर। फिर हम देखेंगे जीडीपी और इन्फ्लेशन का डेटा क्वार्टर वाइज फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, जिसमें अपवर्ड रिवीजन और हेडलाइन नंबर पर बात होगी। फिर आएंगे अदर की डेटा और रिस्क पर, यानी फ्यूल, फॉरेक्स, रुपी और मॉनसून कैसा रहेगा। सबसे आखिर में देखेंगे स्टांस और कैपिटल इनफ्लो। दोस्तों, आरबीआई ने कुछ मीजर अनाउंस किए हैं डॉलर के इनफ्लो को बढ़ाने के लिए, उस चीज पर भी हम बात करेंगे। तो ये पूरी रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एमपीसी है क्या। ये एक ऐसी स्ट्रेचरी बॉडी है जो इंडिया का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट करती है, यानी पॉलिसी रेपो रेट, ताकि इन्फ्लेशन टारगेट को मीट किया जा सके और साथ ही ग्रोथ का भी ध्यान रखा जाए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके समझते हैं। पहला है स्ट्रेचरी बेसिस, यानी ये कमेटी बनी किस कानून के तहत है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, जब 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद आते हैं मैंडेट पर, यानी इसका काम क्या है। इसका काम है सीपीआई इन्फ्लेशन को 4% पर मेंटेन करना, एक टॉलरेंस बैंड के अंदर, यानी +-2%, मतलब 2% से 6% के बीच। और ये टारगेट गवर्नमेंट और आरबीआई एक साथ मिलकर सेट करते हैं। फिर है कंपोजिशन, यानी इसमें कितने लोग आते हैं। तो ये 6 मेंबर कमेटी है, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसले कैसे होते हैं। तो डिसीजन मेजोरिटी वोट से होते हैं, और अगर वोट टाई हो जाए तो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। और याद रखिए, एमपीसी के डिसीजन आरबीआई पर बाइंडिंग होते हैं। और आखिरी पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, यानी ये कितनी बार मिलती है। तो इसे साल में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस में ये कमेटी बाई मंथली मिलती है, यानी हर 2 महीने में एक बार। दोस्तों, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए मुझे किस ईयर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक साल में 7 बार कंडक्ट की गई थी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था एमपीसी का बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं एमपीसी आखिर इकोनॉमी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके पीछे 4 बड़े रीजन हैं। पहला है एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। देखिए, एंकर का मतलब होता है किसी चीज को स्टेबल रखना, टिका के रखना। तो एमपीसी हाउस होल्ड और बिजनेसेस को ये कॉन्फिडेंस देती है कि प्राइस टाइम के साथ स्टेबल रहेंगे। दूसरा है स्टीयर द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। स्टीयर का मतलब है डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना। तो एमपीसी के रेट डिसीजन 3 चीज को सेव करते हैं: होम लोन, बिजनेस क्रेडिट और डिपॉजिट रेट। और यही चीज आगे चलकर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ड्राइव करती है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड कमेटी बेस्ड और बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस होता है, जो एक सिंगल अथॉरिटी के अकेले डिसाइड करने की जगह लेता है। यानी अब कोई एक व्यक्ति अकेला फैसला नहीं करता, बल्कि कमेटी मिलकर वोट से फैसला करती है। और चौथा है बैलेंस ट्विन ऑब्जेक्टिव। ट्विन ऑब्जेक्टिव यानी 2 लक्ष्य, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। एमपीसी इन दोनों को तराजू में तौलती है, बैलेंस बनाती है। और यही बैलेंस बनाना आरबीआई के मॉनेटरी अथॉरिटी वाले रोल के लिए सेंट्रल है। तो ये 4 वजह हैं जिनकी वजह से एमपीसी पूरी इकोनॉमी के लिए इतनी मैटर करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जून 2026 में एमपीसी की कंपोजिशन कैसी है, यानी इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सबसे ऊपर है चेयरपर्सन श्री संजय मल्होत्रा जी, जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और ये बात याद रखिए आप, ये देश के 26 गवर्नर हैं। और वोट टाई होने पर इनके पास कास्टिंग वोट होता है, यानी इनका वोट फाइनल माना जाता है। अब एमपीसी के 6 मेंबर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है मेंबर्स फ्रॉम द आरबीआई साइड, यानी आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर। सबसे पहले हैं इसमें श्री संजय मल्होत्रा जी, जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। नंबर 2 है श्री इंद्रनल भट्टाचार्य जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आरबीआई ऑफिसर जिन्हें एमपीसी के लिए नॉमिनेट किया गया है। और नंबर 3 पर हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो डिप्टी गवर्नर हैं और मॉनेटरी पॉलिसी की इंचार्ज भी हैं।
दूसरा हिस्सा है एक्सटर्नल मेंबर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 मेंबर, जिसमें सबसे पहले हैं डॉक्टर नागेश कुमार जी, फिर हैं श्री शौकता भट्टाचार्य जी, थर्ड हैं प्रोफेसर राम सिंह जी। ये तीनों अपॉइंटेड एक्सटर्नल एक्सपर्ट हैं। तो ये जून 2026 की एमपीसी के सारे 6 मेंबर थे, 3 आरबीआई की साइड से और 3 गवर्नमेंट की साइड से। और दोस्तों एग्जाम के लिए ये सारे नाम आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स पर जून 2026 के अकॉर्डिंग। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक के पास 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 आरबीआई के अंदर से ही, एक कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से और एक इकोनॉमिस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी को लीड करता है। अब इन चारों को एक एक करके देखते हैं। पहले हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता मैम, ये इकोनॉमिस्ट हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को हेड करती हैं। दूसरे हैं श्री स्वामीनाथन सर जी, जो डिप्टी गवर्नर हैं। तीसरे हैं श्री सुरेश चंद्र मुर्मू जी, जो डिप्टी गवर्नर हैं। और चौथे हैं श्री रोहित जैन जी, ये इफेक्टिव 26 ऑफ मई से हैं और इन्होंने श्री टी रविशंकर जी की जगह ली है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो श्री रोहित जैन जी हैं सबसे नए डिप्टी गवर्नर हैं, यानी न्यूएस्ट एंट्री हुई है इनकी। तो आप इस नाम को बिल्कुल भी भूलिएगा मत, आपसे एग्जाम या करंट अफेयर्स के थ्रू इसमें आपसे पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में तो आपसे ये पूछा ही जाएगा कि कौन अभी नए डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जून 2026 के पॉलिसी रेट की। इस बार एमपीसी ने सारे की रेट्स को अनचेंज रखा, यानी किसी भी रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। और यहाँ हमें पूरा एलएएफ कॉरिडोर यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर देखने को मिलता है। सबसे पहले है पॉलिसी रेपो रेट जो है 5.25%, ये हमारा मेन पॉलिसी रेट होता है। इसके बाद आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ, जो ये 5% है। ये कॉरिडोर का फ्लोर होता है, मतलब सबसे नीचे का रेट। फिर है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ, जो है 5.5%। ये कॉरिडोर का सीलिंग होता है, मतलब सबसे ऊपर का रेट। बैंक रेट भी 5.5% पर है, जो पीनल या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज होता है। कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर है 3% और एसएलआर है 18%। ये दोनों रिजर्व रिक्वायरमेंट हैं। इसके अलावा आप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लीजिए, सिमेट्रिक 50 बेसिस पॉइंट कॉरिडोर। बीच में बैठता है पॉलिसी रेपो रेट 5.25%, जो हमारा सेंटर है। इससे अगर थोड़ा ऊपर है देखें तो फिर आता है एमएसएफ और बैंक रेट, जो 5.5% है, जो रेपो से 25 बेसिस पॉइंट ऊपर है। और इससे थोड़ा नीचे है एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो 5% है, जो रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट नीचे है। दोनों तरफ बराबर 25-25 बेसिस पॉइंट का गैप है, इसलिए इसे सिमेट्रिक कॉरिडोर कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ डेटा की फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। सबसे पहले रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रखी गई है 6.6%, यानी आरबीआई का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में ये रियल जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगी। अब इसको क्वार्टर वाइज भी समझते हैं। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 26-27 में प्रोजेक्शन है 6.6%, क्वार्टर टू में थोड़ा सा कम होकर 6.3%, फिर क्वार्टर थ्री में 6.5% और क्वार्टर फोर में सबसे ज़्यादा 6.8% एक्सपेक्टेड है जीडीपी ग्रोथ। अब एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन समझिए, पिछली बार यानी अप्रैल 2026 की पॉलिसी में फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए प्रोजेक्शन था 6.9% का, जो स्ट्रॉन्ग फिगर था। इसके मुकाबले ये 6.6 वाला फाइनेंशियल ईयर 27 का फिगर थोड़ा ज़्यादा एक्वस है, यानी थोड़ी अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए एक सावधानी भरा आउटलुक देता है। दोस्तों अब ये देखते हैं आखिर में ये ग्रोथ आने कैसे वाली है, यानी ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। पहला है रेजिलिएंट प्राइवेट कंजम्पशन, यानी लोगों का मजबूत खर्च। दूसरा है कॉन्टिन्यूड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मोमेंटम। तीसरा है स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और क्रेडिट फ्लो। और चौथा है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का कैपिटल खर्च। तो ये था फाइनेंशियल ईयर 27 का जीडीपी ग्रोथ का पूरा पिक्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन्फ्लेशन डेटा की फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, और ये इस पॉलिसी की हेडलाइन स्टोरी है। सबसे पहले सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन रखी गई है 5.1%। और दोस्तों ध्यान रखिए, ये एक रिवाइज्ड अपवर्ड फिगर है, यानी इसे पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है। अब इसको क्वार्टर वाइज देखते हैं और आप देखेंगे कि ये बैंड के ऊपर एंड की तरफ बढ़ रहा है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 27 में इन्फ्लेशन है 4.2%, फिर क्वार्टर टू में ये बढ़कर 5.1%, क्वार्टर थ्री में ये सबसे ज़्यादा 5.9% और क्वार्टर फोर में फिर थोड़ा सा कम 5.4%। दोस्तों अब एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन समझिए, जिसे यहाँ बिग स्टेप भी माना गया है। पहले के आंकड़ों के मुकाबले ये एक साफ राइज है। अप्रैल 2026 की पॉलिसी में फाइनेंशियल ईयर 27 इन्फ्लेशन का अनुमान लगभग 4.6% था,
तो यही अपवर्ड रिवीजन इस जून पॉलिसी की हेडलाइन स्टोरी है। अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है, यानी इसके रीजन क्या है। पहला है राइजिंग एनर्जी और कमोडिटी प्राइस, दूसरा कंटिन्यूड सप्लाई चेन डिसरप्शन, तीसरा साउथ वेस्ट मानसून को लेकर अनसर्टेनिटी, और चौथा है इन्फ्लेशन क्वार्टर 3 में पीक करती है और फिर जैसे जैसे सप्लाई शॉक कम होता है ये मॉडरेट हो जाता है। दोस्तों ये रीजन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये था फाइनेंशियल ईयर 27 का इन्फ्लेशन का पूरा पिक्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा और इंडिकेटर्स जो गवर्नर के स्टेटमेंट में आए। पहला है फ्यूल पास थ्रू, पेट्रोल में 7.4% और डीजल में 8.4% की बढ़ोतरी हुई है मई के बाद से, और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में सीधा लगभग 36 बेसिस पॉइंट ऐड कर रहा है। साथ ही इसके सेकंड राउंड इफेक्ट भी है। दूसरा है फॉरेक्स रिजर्व, ये लगभग $682 बिलियन है, जो एक्सटर्नल शॉक और बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रेशर के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग बफर का काम करता है। तीसरा है द रूपी, आरबीआई किसी फिक्स लेवल को टारगेट नहीं करता, लेकिन यह इंटरवेंट करने के लिए तैयार रहता है ताकि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके और मार्केट ऑर्डरली तरीके से चले। और चौथा है बैंकिंग एंड क्रेडिट, लैंडिंग एक्टिविटीज में हेल्दी ग्रोथ जारी रही है और फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत और रेजिलेंट बना हुआ है। अब दोस्तों कुछ की रिस्क भी फ्लैग किए गए हैं, यानी जिन बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला है एक्सटर्नल रिस्क, वेस्ट एशिया का प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जिससे एनर्जी मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं और सप्लाई चेन डिसरप्शन भी जारी है, जिससे फ्रीट और इंश्योरेंस कॉस्ट भी काफी बढ़ चुकी है। और दूसरा है डोमेस्टिक रिस्क, एक पॉसिबल डेफिशिएंट साउथ वेस्ट मानसून और अल नीनो का खतरा, लेकिन ये रिस्क पार्शली ऑफसेट हो जाता है क्योंकि फूड ग्रेन स्टॉक एडिक्वेट है और रिजर्व लेवल भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो दोस्तों ये थे कुछ गवर्नर के स्टेटमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस यानी आरबीआई का रुख। इस बार स्टांस रखा गया है न्यूट्रल और इसे रिटेन किया गया है, यानी पिछली बार वाला ही स्टांस जारी रखा गया है और ये फैसला हुआ है अनएनिमसली यानी 6-0 के वोट से। साथ ही ये रेपो रेट पर लगातार तीसरा होल्ड है 5.25% पर। अब इस न्यूट्रल स्टांस का मतलब तीन बातों से समझते हैं। पहला है डोर कैप्ड ओपन, यानी न्यूट्रल स्टांस आरबीआई को दोनों डायरेक्शन में छूट देता है। इनकमिंग डेटा के हिसाब से वो चाहे तो रेट टाइटन कर सकते हैं या फिर ईज भी कर सकते हैं। दूसरा है इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ, यानी इस वक्त आरबीआई ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन के रिस्क को लेकर कंसर्न है। रेट हाइक का कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, लेकिन रेट कट का भी ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। और तीसरा है वेट एंड वॉच, यानी आगे का एक्शन तीन चीजों से गाइड होगा: ऑयल प्राइस, इन्फ्लेशन का पाथ और ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये था दोस्तों आरबीआई का न्यूट्रल स्टैंड और इसके पीछे की पूरी सोच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आरबीआई ने अनसर्टेनिटी के बीच ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं। पहला है लिक्विडिटी सपोर्ट, सरप्लस लिक्विडिटी के साथ आरबीआई सफिशिएंट फंड प्रोवाइड करता रहेगा ताकि बैंक्स को लेंडिंग में कोई रुकावट ना हो, यानी मनी मार्केट स्टेबल बना रहे। दूसरा है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, आरबीआई तैयार है रुपए की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट इंटरवेन करे और इसके पीछे बैकिंग है लगभग $682 बिलियन से ज्यादा के रिजर्व की, लेकिन ध्यान रखिए वो किसी स्पेसिफिक लेवल को टारगेट नहीं करते। तीसरा है क्रेडिट फ्लो, लैंडिंग में हेल्दी ग्रोथ मेंटेन की जा रही है जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को सपोर्ट करता है। और चौथा है रिजिलियंस प्लेमिंग, इंडिया एक्सटर्नल शॉक के लिए रिलेटिवली वेल पोजिशनड है और आरबीआई इस टर्बुलेंस को एक मौके की तरह देखता है इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। तो ये वो स्टेप हैं जिनसे आरबीआई अनसर्टेनिटी के बीच ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और करंट अफेयर्स के थ्रू भी आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम में। नेक्स्ट अब आते हैं दोस्तों इस पॉलिसी के एक सबसे बड़े पैकेज पर, यानी मीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, यानी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के उपाय। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ऑयल प्राइस काफी बढ़ चुके हैं जिससे डॉलर का कंजम्पशन काफी ज्यादा हो चुका है। तो सबसे पहले इसका बैकड्रॉप समझिए, यानी ये क्यों जरूरी पड़ा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने इक्विटी से एक नेट लगभग $13.4 बिलियन निकाल लिए हैं। ये पीरियड था 1 अप्रैल से 2 जून 2026 तक, और इस दौरान रुपये भी साल भर में 6% से ज़्यादा वीक हुआ। इसी वजह से ये पैकेज लाया गया। अब इस पैकेज के अलग अलग मीजर देखते हैं। पहला है एक्सपेंडेड फुली एसेसिबल रूट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फुली एसेसिबल रूट के अंदर अब सिर्फ 15, 30 और 40 ईयर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अनरेस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दी गई है।
दूसरा है ईस्ट एफपीआई नॉर्म्स, जनरल रूट पर एफपीआईज के लिए शॉर्ट टर्म कंसंट्रेशन और सिक्योरिटी वाइज लिमिट हटा दी गई है, जैसे कंप्लायंस की फ्रिक्शन कम होगी। तीसरा है हायर एनआरआई और ओसीआई लिमिट्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस और ओवरसीज सिटीज ऑफ इंडिया की इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाया गया है। फोर्थ है कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप, पब्लिक सेक्टर बैंक की एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग के लिए एक कंसेशनल एफएक्स स्वैप ऑफर किया गया है, जो 30 सितंबर 2026 तक वैलिड है। पांचवा है कॉम्प्लीमेंट्री टैक्स सपोर्ट, गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट और कैपिटल गेन पर टैक्स से एग्जाम कर दिया गया है 1 जनवरी 2026 से। और आखिर में इन सबका इंटेंडेड इम्पैक्ट यानी इनसे हासिल क्या करना है, ये फॉरेन पार्टिसिपेशन को गहरा करेगा, अफोर्डेबल गवर्नमेंट बोरोइंग और रुपये को सपोर्ट करेगा और इससे 10 ईयर यील्ड में लगभग 5 बेसिस पॉइंट की बचत होगी। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टेटमेंट पे मेंशन हैं। इनकी जो गाइडलाइंस हैं वो आरबीआई बाद में पब्लिश करेगा, तो अगर जैसे ही कोई नई गाइडलाइंस आती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि आरबीआई ने कौन कौन से स्टेप बताए हैं जिससे जो डॉलर का इन्फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो इंडिया में। चलिए दोस्तों, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जून 2026 की पूरी पॉलिसी। पहला नंबर है रेपो रेट 5.25% जैसे होल्ड किया गया है। दूसरा, पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल। तीसरा, फाइनेंशियल ईयर 27 में जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहेगी। फोर्थ, फाइनेंशियल ईयर 27 में सीपीआई इन्फ्लेशन 5.1% रहने वाला है। पांचवा है वोट 60 यानी अनएनिमस वोट। और सिक्स्थ है फॉरेक्स रिजर्व, जो कि $682 बिलियन से ज़्यादा है। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, अगली एमपीसी मीटिंग होने वाली है अगस्त 3 से 5 2026 को। इसकी पूरी कवरेज में फिर से कवर करूंगा, आप तब तक बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा चैनल नया है, मैं यहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियोस बनाता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में, जैसे एक कैंडिडेट को पैनल के सामने एक आंसर देना चाहिए। ये मेरा चैनल जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मेरी सीरीज बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ और आरआरबी पीओ की थी, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही, बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड भी हुए। अगर आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं और अलग-अलग प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू के लिए। लेटेस्ट में ओआईसीएल एओ, आईडीबीआई बैंक और एसबीआई सीबीओ की इंटरव्यू सीरीज चल रही है। अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी हर सीरीज प्रीमियम होती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ। उसमें आपको करीबन 15 से 20 वीडियोस मिलती हैं और 100 प्लस शॉर्ट्स मिलते हैं, जिनसे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप पैनल के सामने आंसर देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये थी जून 2026 की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, एकदम सिंपल और एग्जाम रेडी तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा। कोई आपको प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।